Today we'll discuss 4 August MP Assistant Professor Economics क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में MP असिस्टेंट प्रोफेसर केवल आंसर की उसमें हमने बताया है। कुछ मिस्टेक हुआ तो हमने उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा। आज हम उसी क्वेश्चन पेपर का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कोई आंसर इसमें सही है कोई गलत है उसके बारे में। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following component is not included in expenditure method for calculating national income। एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों का पारिश्रमिक इसमें इंक्लूड नहीं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या है? जब कर्मचारी काम करता है तो काम के बदले उसको पैसा दिया था, वो पैसा कर्मचारी खर्च तो नहीं कर रहा है, ले ले रहा है। तो ये पार्ट किसका हुआ? दिस इज द पार्ट ऑफ इनकम मेथड, this is not part of expenditure method, but private consumption or government consumption or gross fixed capital formation is the part of expenditure method। तो ए और ए बी डी क्या है? पार्ट ऑफ किसके है? एक्सपेंडिचर के पार्ट है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है? एक्सपेंडिचर मेथड फोकस करता है किस पर? टोटल एक्सपेंडिंग ऑफ नेशनल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यह किस पर करता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर फोकस करता है, जिसमें क्या है? व्हिच इंक्लूड, जिसमें शामिल किए जाते हैं प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, लाइक इन्वेस्टमेंट निवेश, लाइक जैसे ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ यहाँ। ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज करना, कोई मकान है उसको रिनोवेट करना। तो जैसे कोई मकान पुराना है और उसको हमने क्या किया? साफ सफाई किया, उसने प्लास्टर को सही कर दिया, पेंट करवा दिया, तो हमारा उसमें पैसा खर्च हुआ ना उसको सही करने में, कुछ वैल्यू एडेड हुई ना ऐड, तो हमारा एक्सपेंडिचर ही तो हुआ उसमें खर्च करने में, खर्च किए तभी तो सही हुआ। तो ग्रास फीड कैपिटल फार्मेशन, हमारा कैपिटल जो वो फार्मेशन हुआ, नए नए कैपिटल को हमने जनरेट किया उसके माध्यम से। और नए कैपिटल को जनरेट करना मतलब वैल्यू ऐड होना, फिर उसमें पैसा खर्च होना। ये क्या क्या हमारा लॉन्ग टर्म का पार्ट है, इसके अंतर्गत आएगा, ये एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। जब ग्रास फिक्स कैपिटल फार्मेशन का मतलब हुआ, इसका मतलब ड्यूरेबल गुड्स की बात हो रही है। अब देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो हमारा फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल का मतलब है कि इसको हमने एक ईयर में लेंगे, टाइम पीरियड में लेंगे, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इज द स्टॉक वेरिएबल, बट टाइम पीरियड इज द फ्लो वेरिएबल। तो नेशनल इनकम 1 ईयर का मेजर किया था। जब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो 1 साल का मेजर करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल हमारा क्या है? फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे 3 मेथड है। कौन का? एक प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन मेथड को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड हमारा क्या है? इनकम मेथड। और थर्ड हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। जबकि रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या था? हमारा इनकम मेथड का पार्ट था। और हमने क्या सोच रहे थे कि एक्सपेंडिचर मेथड, वो एक्सपेंडिचर पार्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कुछ एक्सप्लेनेशन। दीज आर 3 मेथड फैक्ट दे। हाँ, इसमें पूरा ये लिखा है कि हमारे जो ये तीनों मेथड हैं ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं। हम किसी भी मेथड का यूज करके हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट से सेम आएगा। यदि यदि इनके रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब हम स्टेटिकली कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, डाटा में लैग हो सकता है, या मेथड, या हम स्टेटिकली जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो सही से नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज तीनों का रिजल्ट सेम आनी चाहिए, क्योंकि तीनों मेथड अलग अलग हैं, द रिजल्ट सेम देंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। बट इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या करता है? तीनों मेथड का यूज होता है, मिक्स मेथड का यूज होता है। मिक्स मेथड का यूज इसलिए होता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन मेथड से कुछ डाटा तो मिल गया, लेकिन कुछ पता लग रहा है कि हमको प्रोडक्शन मेथड से पूरा डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो पूरा डाटा जब नहीं मिल पा रहा है तो हम एक्सपेंडिचर का यूज करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ डाटा ले लेते हैं जिसका इसका नहीं मिल पाता, और जो कुछ का नहीं मिल पाता तो इनकम मेथड से लेते हैं। तो ऐसे करते करते हमको लोग को पूरा डाटा मिल जाता है, इसलिए इंडिया में मिक्स मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है। ये ये पूरा इस पूरे का करेक्ट यही है। वेरियस देखिए, ये है वेरियस कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें उसके विभिन्न कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये पहला ही ऑप्शन था, ये होता है।
गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ये सेकंड ऑप्शन था, ये भी होता है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये था, ग्रास डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यही तीनों ऑप्शन ही दे दिए गए थे, जबकि दो ऑप्शन और हैं, दो ऑप्शन नहीं, मतलब ये, मतलब जो इसमें होते हैं मतलब वेरियस कंपोनेंट, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। तो इस दोनों को भी याद कर लीजिए, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इस पर इतने जो कंपोनेंट हैं ये हैं एक्सपेंडिचर के, क्योंकि नेट चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंज हो रहा है, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये मतलब इसके 5 कंपोनेंट है, जिसमें हमने क्या 3 कंपोनेंट उस क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 कंपोनेंट और है, किसी और एग्जाम में पूछा जाएगा। ये उसी ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द की ऑफ इंडिकेटर ऑफ द मेजर द वैल्यू ऑफ एक्विजिशन द न्यू एग्जिस्टिंग फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स न्यू एग्जिस्टिंग। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ न्यू, एक्विजिशन ऑफ न्यू अधिग्रहण करना न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू एसेट्स का, उसकी बात कर रहे हैं, या कोई चीज़ या एग्जिस्टिंग हो या कोई चीज़ मतलब अस्तित्व में हो या उसमें चेंज कर दे, तो उसकी बात कर रहा है। जैसे मकान, ठीक है, एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट, बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, माइनर, ठीक है। जैसे लैंड इम्प्रूवमेंट, प्लांट मशीनरी, ठीक है। देखिए इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बेहतर एक्सप्लेनेशन है नीचे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट इज आर। कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को जिसमें कौन सा इसमें मुख्य फैक्टर है जो प्रभावित करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द डिफरेंट अमंग करंट इंटरेस्ट रेट एंड वेरियस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरनेशनल की ये बात हो रही है, इसका मतलब कि ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द डिफरेंट अमंग मतलब विभिन्न कंट्री के बीच करंट इंटरेस्ट रेट इन वेरियस कंट्री। हमारे यहाँ करंट इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, अदर कंट्री में और होगा। ये किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो सब कैपिटल वहाँ पर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा, जब किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का होगा तो कैपिटल मतलब वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा कैपिटल मूव कर जाएगी, क्योंकि हम सोचेंगे वहाँ पर चले हम अपना पैसा लगाएं, तो वहाँ पर हम पैसा लगाने सोचेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम सही है, जिस जिस कंट्री में हाई इंटरेस्ट रेट होगा, ज़्यादा पैसा वहीं मूव करेगा। सेकंड क्या है, स्टेबल बैंक रेट। यदि स्टेबल बैंक रेट है तो इसमें क्या होगा, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। जब अनसर्टेनिटी नहीं होगी तो सर्टेनिटी होगी, और सर्टेनिटी होगी तो यहाँ भी क्या होता है, इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, और इससे भी अट्रैक्ट होने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे भी आने लगता है, कैपिटल इससे भी मूव कर जाता है, ठीक है। इससे भी फैक्टर मूव कर जाएगा, बी ऑप्शन से भी। तो ए सही है और बी भी सही है। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यदि हाई है, यदि हाई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, तो इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो इससे मतलब नहीं रहता। यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मिल रहा है कैपिटल को, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाए। कीन्स के समय में यही तो हुआ था, जो 1930 की मंदी आई तो वहाँ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ही अच्छा नहीं था। यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है तो इससे भी हमारा फैक्टर मूव करेगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दी अबव। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दी डिफरेंट एमंग करंट इंटरेस्ट रेट इन वेरियस कंट्री, इन्वेस्टर आर affected to high returns, so capital leads to flow country with higher interest rate। ये कह रहा है कि यदि कहीं हाई हाई इंटरेस्ट रेट है तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसका जो कैपिटल हो वो मूव कर जाता है, वो फ्लो कर जाता है उस कंट्री में जहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, क्योंकि उस कंट्री में उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टर का जो कैपिटल है उस तरह मूव कर जाएगा, तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, हाई हाई इंटरेस्ट रेट से अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्टर। सेकंड क्या है, स्टेबल बैंक रेट। स्टेबिलिटी इन बैंक रेट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। यदि स्टेबिलिटी है, यदि बैंक में क्या है, स्टेबल बैंक रेट, ये बैंक रेट स्टेबल है, और उससे स्टेबल होने से क्या हुआ, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। हमारी जो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता थी वो हमारी खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो मेकिंग अ कंट्री मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मोर अट्रैक्टिव होती है, इसलिए
क्योंकि वहाँ सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है, तो लोग क्या सोचेंगे, चलो यहाँ पर स्टेबल बना रहता है, कम से कम यहाँ हमारा लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ भी कैपिटल मूव कर जाएगा। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दिस इज रिफर टू एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो, सॉरी, दिस इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर मार्जिनल एफिशिएंसी कैन अफेक्ट द मोर कैपिटल। यह क्या करता है, ये मार्जिनल एफिशिएंसी अच्छी है तो इससे मोर प्रॉफिटेबल होता है, ये इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, हाई मार्जिनल एफिशिएंसी में क्या होता है, कैन अट्रैक्ट मोर कैपिटल, तो इससे मोर कैपिटल इससे अट्रैक्ट हो सकता है, इससे आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उससे पढ़िएगा। इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट इज रिलेटेड, इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट जो किससे रिलेटेड होता है, इंटरनेशनल करेंसी कैसे मूवमेंट करेगा, ओपन इकोनॉमी, इसका मतलब क्लोज इकोनॉमी नहीं है, तो ये मूवमेंट किससे करेगा, मनी कैपिटल, मार्जिनल कैपिटल से नहीं मूव करेगा, मनी कैपिटल, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मनी कैपिटल क्या, इंटरनेशनल करेंसी मूवमेंट आर टाइपली influenced by flow of money capital which include the investment loan another financial transaction across border, across border मतलब एक across border मतलब ओपन कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये मनी कैपिटल मूव करती है, ठीक है। अब व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मनी कैपिटल एंड मार्जिनल कैपिटल, दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन तो इसी दोनों ऑप्शन है, मनी कैपिटल एंड मार्जिनल कैपिटल। तो मनी कैपिटल क्या है, मनी कैपिटल इसकी डेफिनेशन है, मनी कैपिटल रिफर्स the fund available for investment for financial asset, physically capital is it includes money used for purchasing stock bond real estate other investment, ठीक है। ये सब परचेज करने किया जाता है इसमें मनी कैपिटल, किसमें क्या, परचेजिंग स्टॉक बॉन्ड्स रियल एसेट्स अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें ये होता है। जबकि मार्जिनल कैपिटल में क्या होता है, मार्जिनल कैपिटल रिफर द एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल न्यू प्रोजेक्ट अथवा इन्वेस्टमेंट। ये इसमें क्या होता है, मार्जिनल कैपिटल में कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड किया जाता है, रिक्वायर्ड होता है, जो कैपिटल थे उसमें एक यूनिट को ऐड करेंगे तो उसको मार्जिनल कैपिटल कहते हैं। तो मनी कैपिटल क्या हुआ, फाइनेंशियल एसेट्स अथवा फिजिकल कैपिटल हुआ। जबकि मार्जिनल कैपिटल क्या हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट है उसमें हम न्यू कैपिटल को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके यूज क्या है, इफेक्ट क्या है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज कंसीडर एज, विकास किस रूप में मापा जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ यह, दिस इज द क्वांटिटिव मेजरमेंट नॉट अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट, बट डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट व्हिच इंक्लूड्स क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज द इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव दोनों होगा, बट ग्रोथ के अंदर क्या होगा, केवल क्वांटिटिव होगा। तो यहाँ डेवलपमेंट पूछा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव डिफरेंस, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के साथ गुणात्मक परिवर्तन, मतलब कि डेवलपमेंट क्या है कि हमारी आर्थिक वृद्धि तो होगी, इकोनॉमिक तो ग्रोथ होगी, उसके साथ क्या होगा कि जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है वो भी होगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, तो इस सब में जब चेंजेस आएगा तो हमारा क्वालिटेटिव हुआ। जो क्वांटिटिव क्या है, पर कैपिटल पर कैपिटल इनकम हुआ, जीएनपी हुआ, जीडीपी हुआ, ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है। जहाँ पर इन दोनों में हम डिफरेंट किए हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, क्वांटिटिव मेजरमेंट्स है, जिसमें क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम है, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और नैरो नैरो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द शॉर्ट टर्म प्रोसेस फोकसिंग ऑन दिस ऑन द इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जैसे इनकम, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है जो फोकस करता है इंक्रीज करने पर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, किसमें, इनकम करता है, प्रोडक्शन करता है, कंजप्शन करता है, ठीक है। एक नैरो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी कंसर्न विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड डज नॉट
नेसेसरली रिफ्लेक्ट द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, क्वांटिटी पर फोकस करता है, जैसे प्रोडक्शन पर, इनकम पर, ठीक है, कंजप्शन पर। और ये मेजर किससे किया जाता है, जीडीपी, जीएनपी, ऐसे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, इस इन्वॉल्व इम्प्रूवमेंट लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड, या किससे मेजर किया जाता है डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हम अपनी इनकम क्या है, हमारे यहाँ इनकम इनइक्वलिटी है कि इक्वलिटी है, उसकी बात कर रहा है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होना चाहिए कि इनकम इक्वलिटी हो। दिस इज लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, नॉट अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट। ब्रॉड स्कोप, इसका एक ब्रॉड स्कोप है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ब्रॉड स्कोप नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, इन समरी, ये समरी में देखो तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट व्हिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन एनहांसिंग द ओवरऑल क्वालिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करेगा, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेगा, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करेगा, ग्रोथ पर फोकस करेगा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मर्ज होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा, उसके बाद डेवलपमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि पहले डेवलपमेंट हो जाए इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म में पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, इसलिए डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ शामिल रहेगा, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में डेवलपमेंट शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। कौटिल्य कोष, कौटिल्य कोष मोला, कौटिल्य कोष मोलोदंड इस इम्ब्लेम ऑफ व्हिच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का पार्ट है, प्रतीक चिन्ह है कौटिल्य कोष। तो ये इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये प्रतीक चिन्ह है। इसमें क्या होता है कि पहले समय में क्या हुआ, ये ये प्राचीन समय की बात कर रहा है, जैसे चाणक्य समय की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कौटिल्य कौटिल्य फेज द कोष मूलधन ट्रांसलेशन ऑफ रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या था, ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक पार्ट था, जो कौटिल्य कोष था। इस ये क्या है, उस समय प्रीवियस एशियन टाइम पीरियड में एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का पार्ट था, जिसमें क्या था, टीजर ऑफ फंड, प्रिंसिपल ऑफ मेन, पनिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इसमें बहुत चीज़ें थी, तो एक पार्ट बनाया गया था कि कैसे क्या है रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न में और आज के समय में उसको क्या क्या रिलेवेंस है, तो उसी के बारे में पूछा है, ठीक है। यह सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में वित्तीय करों में भूमिका रेखांकित करता है तथा राज्य की स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करता है। किसी अन्य विषय के बारे में, आर्थिक, यहाँ पर हम देखते हैं मॉडर्न में द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिल स्टिल फिर भी रिलेवेंट है टुडे, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फॉर गवर्नमेंट ऑपरेशन। आज के समय में फिर भी यह रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, हाईलाइटिंग करता है ये इम्पोर्टेंट रेवेन्यू कलेक्शन या कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। यह एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, जो पहले के समय में भी लागू था। ये कौटिल्य मूल दंड कोष, ये कौटिल्य मूल कोष जो भी है, ये आज के समय में भी रिलेवेंस है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमको बताता है कि कैसे हम धन को कलेक्ट करें या रेवेन्यू को कलेक्ट करें। इट अंडरस्टूड द रोल ऑफ टैक्स फंडिंग ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज द इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एंड ग्रोथ। तो इससे जब रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो इससे हम इंश्योर कर पाते हैं, सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है, इसकी स्टेबिलिटी कितना रहेगी, सुनिश्चित करेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि ये इसकी हम इंटरप्रेशन करें तो क्रूशियल द मेंटेन द स्टेट द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, क्योंकि ये बता रहा है कि यदि हम रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, एक महत्वपूर्ण विषय है, जो जो पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रांग ट्रेजरी सपोर्ट फॉर द स्टेट। कोई स्टेट है, उसके कानून व्यवस्था, उसके पावर और उसके आर्डर, उस पब्लिक सर्विसेज, इस सबको मेंटेन करने के लिए ये बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है। मतलब ये जो सिद्धांत लाया गया था, ये बताया एशियन टाइम में, या टैक्स कलेक्शन हम इस तरीके करते हैं तो हमारा कैसे स्टेट बेहतर तरीके काम करता है, उसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है,
उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन करता है। और आज के समय में भी ये रिलेवेंस है कि हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है उससे क्या किया जाता है, पुल बनाया जाता है, उससे सैलरी दी जाती है, और उससे क्या नाम है, उससे एक्सपेंडिचर भी किया जाता है, तो उससे ग्रोथ रेट मेंटेन रहती है। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ मनी इज द आउटकम। मुद्रा का आविष्कार परिणाम है। मुद्रा का आविष्कार किसका परिणाम है, तो डिफिकल्टी या बार्टर ट्रेड। बस वस्तु विनिमय में जब कठिनाई होने लगी तो हमने मुद्रा का उस समय आविष्कार किया और उसका इन्वेंशन किया। क्योंकि वस्तु विनिमय क्या है, यदि हम कोई वस्तु विनिमय कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे मान लो कोई किसी को हम क्या दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो 5 किलो चावल के बदले हमको हमको क्या देगा, मान लो एक गाय दे दिया, एक एक हमको काऊ दिया, एक गाय दिया। लेकिन आप बताइए 5 किलो के बदले क्या एक गाय रिलेवेंट थी, नहीं रिलेवेंट है। तो गाय आधी तो काट के देगा नहीं, मान लो आधी गाय के बराबर दाम दाम होता है 5 किलो का, तो आधी गाय काट के देगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई एक लास्ट में कोई प्रॉफिट में ऐसे कुछ हो रहा था, तो एक डिफिकल्टी थी। उसमें वैल्यू भी स्टोर नहीं होती थी उसको। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मनी लाया गया, उसमें मनी का इन्वेंशन हुआ, ताकि उस चीज़ को सही कर पाए। कितना पैसा, अब क्या कोई सामान परचेज करते हैं तो मतलब उसकी जितनी सेटिस्फाई क्षमता होती है, मतलब उसकी वैल्यू जितना होती है उतना ही पैसा हम उसको देते हैं। तो डिफिकल्टी या बाटर ट्रेड को खत्म करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। दिस इंडिकेट मनी वाज invented to overcome the challenges that associated the barter system, the double considering the one to difficulty of storing wealth। ठीक है। फीगू वर्जन ऑफ कैब्रिज इक्वेशन, इसमें कह रहा है फीगू वर्जन ऑफ कैब्रिज इक्वेशन कौन सा है, तो इसमें P बराबर के आर अपान एम क्या है, पीगू वर्जन इक्वेशन है। क्योंकि मार्शल का क्या है, M बराबर के पी वाई, पीगू का क्या है, P बराबर के आर अपान एम। ये सब बैंक के लिए ये बाद में जोड़ा गया था इतना। ठीक है। और आवर्सन क्या है, M बराबर पी के टी, या इसको लिख सकते हैं एम एम पी बराबर एम एम अपान के टी। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। कीन्स का क्या है, एम बराबर पी के। द रिलेशनशिप बिटवीन व्हिच टू एलिमेंट मेंशन इन द साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन किसका है, ये कीन्स का है। तो कीन्स क्या बोलते हैं, इनकम और कंजप्शन के बीच रिलेशन बोलते हैं। लेकिन कीन्स कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन जिस मात्रा में इनकम बढ़ती है उस मात्रा में हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ता, मतलब सेम प्रपोर्शनल नहीं बढ़ता। सेम डायरेक्शन में तो बढ़ता है लेकिन सेम डायरेक्ट प्रपोर्शनल में नहीं बढ़ता। तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ऑफ्टन द एसोसिएटेड विद द कीन्सियन इकोनॉमिक्स, किससे एसोसिएटेड है, कीन्सियन इकोनॉमी से। सजेस्ट दैट एज इनकम इंक्रीज कंजप्शन आल्सो इंक्रीज, ये सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि जैसे जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे हमारा कंजप्शन इंक्रीज होता है, बट नॉट बाई मच एज इंक्रीज इन इनकम, बट नॉट बाई एज मच एज इंक्रीज इनकम। बट यहाँ क्या होता है, लेकिन जिस तरह इनकम इंक्रीज होता है उस तरह हमारा कंजप्शन नहीं इंक्रीज होता, उस तरह बाई नहीं करते, उस तरह हम खरीदारी नहीं करते हैं। दिस रिलेशनशिप हाईलाइटिंग द डायरेक्ट लिंक बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन बिहेवियर, या इनकम एंड कंजप्शन के बीच एक डायरेक्ट लिंक है। लेकिन जिस प्रपोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज होती है उस प्रपोर्शन में हमारा कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। दोनों में सेम डायरेक्शन में रिलेशनशिप है, बट जिस तरह इनकम इंक्रीज होगी उस तरह हमारा कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगा उस प्रपोर्शन में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम थ्योरी कंजप्शन द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन द परमानेंट, देखिए इसमें इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। कंजप्शन इज द पार्ट ऑफ इनकम, कंजप्शन इज द पार्ट ऑफ इनकम, इसको ऐसे लगाइए, कंजप्शन इज द पार्ट ऑफ इनकम। ये वाई हमारा इनकम है, और के यहाँ पर क्या है, देखिए के हमारा क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है, हाँ ये क्या है, एक रेशियो है। के हमारा क्या है, जो परमानेंट इनकम है उसका एक रेशियो है, किस रेशियो में हमारा परमानेंट इनकम कंज्यूम हो रहा है।
तो इसको परमानेंट इनकम इनकम किसने दिया? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। कंजप्शन इज द पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है, या कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ इनकम तो है, लेकिन कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन हमारा कब चेंज होगा? जब हमारा इनकम चेंज होगा। कंजप्शन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकम इज द इंडिपेंडेंट सॉरी, कंजप्शन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इनकम के चेंज होने पर कंजप्शन हमारा क्या क्या नाम है? चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो वाई पी क्या है? वाई पी ऑल एक्सपेक्टेड इनकम अर्न बाई हाउस होल्ड द लॉन्ग रन, इनकम अर्न द फॉर ह्यूमन वेल्थ लेबर एंड नॉन नॉन ह्यूमन वेल्थ। वाई पी क्या है? इसमें ह्यूमन वेल्थ भी आएगा और नॉन ह्यूमन वेल्थ भी आएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड इनकम है लॉन्ग टर्म में। जितना वाई पी क्या है? हमारा लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड इनकम है, जिसमें ह्यूमन वेल्थ भी आएगा, नॉन ह्यूमन वेल्थ भी आएगा, ठीक है। परमानेंट इनकम एक्रीज फॉर ह्यूमन वेल्थ लेबर नॉन ह्यूमन वेल्थ, ये दोनों शामिल किया जाएगा, ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ। नॉन ह्यूमन वेल्थ में क्या होगा? एसेट्स भी शामिल होगा, ठीक है, एसेट्स। परमानेंट इनकम क्या? परमानेंट इनकम इक्वल टू टोटल वेल्थ प्लस रेट ऑफ रिटर्न। तो ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला ही पूछा था, जो कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिए अच्छे से। मदर फंड एंड डॉटर फंड अंडर दिस सेल्फ रिलायंस इंडिया इज रिलेटेड। जो मदर फंड या डॉटर फंड है, ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया में जो ये रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, वो किस में है? ये में से ये कॉन्सेप्ट किसमें आया था? एमएसएमई आया था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब इसका ऑप्शन क्या है कि इसका ऑप्शन कहीं कहीं मतलब ऐसे देखें तो रिलेटेड किससे है? एमएसएमई से है, आया तो उसी में है, लेकिन क्या करता है? करता है ये वुमेन एम्पावरमेंट। हम्म तो सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर के लिए इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, किसमें? एमएसएमई में आया था। इज रिलेटेड है किस? इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, किससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है? एमएसएमई के लिए। लेकिन किसके सेल्फ रिलायंट के लिए आया था? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो यहाँ पर लिखा रहा है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो किससे रिलेटेड है? एमएसएमई। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। The mother fund and the daughter fund component the self-reliant fund, which is the specially designed the provide to equity of infusion MSME. The goal of support the growth and development of micro, small, medium enterprises. एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए आया था। एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए ये फर्स्ट फंड को लाया गया था, जिसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए ये संबंधित था, जिसमें उनका एम्पावरमेंट हो। सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम टेक इन अकाउंट। सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम किस अकाउंट में ले आता है? तो बोथ में ले आता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एंड इन्वायरमेंटल कैपिटल। इसमें क्या होता है? सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम ये क्या करता है कि हम इसके साथ तो ग्रोथ करते हैं, इन्वायरमेंटल के साथ ग्रोथ करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है, जो क्षरण होता है, उसको हम उतना माइनस करते रहेंगे। तो सस्टेनेबल नेट नेशनल इनकम क्या होगा? हमारी जो नेशनल इनकम है उससे कम होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हमारे नेशनल इनकम में नहीं शामिल है, जबकि इसमें शामिल होगा। तो इसीलिए इसमें क्या है? बोथ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल अकाउंट प्लस इन्वायरमेंटल कैपिटल दोनों को शामिल किया जाता है। इस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी उससे, ठीक है। Sustainable net national income is the economic measure. It reflects the highlighting the level of income country can achieve the without developing. क्या करता है ये कैन कंट्री कैन अचीव करता है विदाउट डिफ्लेटिंग, मतलब विदाउट डिफ्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और अथवा हार्मोनिंग द इन्वायरमेंटल। इट इज बैलेंस ग्रोथ विथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ ऐसा करना है जिससे क्या है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डिप्लेशन नहीं हो, उसका क्षरण नहीं हो, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके साथ हमको ग्रोथ करना है। यदि हम उसको पहुंचा रहे हैं तो उतना माइनस करेंगे, ठीक है। व्हाट मेजर इज अडॉप्टेड टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑन पेमेंट। प्रतिकूल भुगतान को संतुलन को सुधारने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? यदि भुगतान संतुलन क्या है? हमारे प्रतिकूल है, हमारे अपोजिट है, तो उसको सुधारने के लिए क्या किया जाएगा? उसको सही करने के लिए डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे। तो 1 रुपये बराबर या 70 रुपये था, तो उसको हम एक रुपये बराबर क्या रहा, $1 बराबर या 80 रुपये था, तो $1 बराबर उसको हम 90 रुपये कर देंगे। तो मुद्रा का यहाँ डिवेल्यूशन होगा, ठीक है। मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? यहाँ पर कम हुआ, मुद्रा का मूल्य ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि
करेंसी हमारी कमज़ोर हुई तो इसमें क्या होगा, जब करेंसी कमज़ोर हुई तो हमारा उस समय इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो इससे हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होगा। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हुई द करेक्ट which statement is the correct according the Keynesian employment theory? Keynesian employment theory के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन होगा आप लोग को। सॉरी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड किस पर करता है, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। बट ऑप्शन नंबर ए क्या है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द टोटल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं, टोटल इनकम जो डिपेंड करती है कंट्री की, वो डिपेंड करती है और चीज़ों पर, एम्प्लॉयमेंट के साथ आउटपुट पर भी डिपेंड करती, मतलब वो, हाँ, इनपुट पर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, उसके द्वारा फिर आउटपुट जनरेट होगा, उसके बाद उसमें इनकम निकलेगी। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट पर पूरा डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन ये नहीं सही है। बट यहाँ पर क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपान, कुल रोजगार समर्थन, मतलब इस पर किस पर डिपेंड करता है, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर। ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ठीक है, यहाँ पर हम कितना 14 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे करेंगे।